आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर मुजफ्फर गलाली। साकेत बार का इलेक्शन चल रहा है। इसमें पहली मर्तबा कोई महिला, वो भी मुस्लिम महिला, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिनका नाम रुबीना यास्मीन है। रुबीना यास्मीन से हमने मालूम किया कि उनका क्या है मकसद इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का और क्या है उनके मंसूबे यहाँ बार और बेंच के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, नए एडवोकेट्स को सहूलियात देने के लिए, और क्या कुछ उनके जहन में है। आइए सुनिए रुबीना से। रुबीना यास्मीन साहिबा, आप प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं साकेत बार एसोसिएशन के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों लड़ने की ज़रूरत महसूस करती हैं, जबकि यहाँ कई लोग हैं जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। आप क्या महसूस करती हैं, क्यों आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए? मैं एडवोकेट रुबीना यास्मीन, मैंने 1992 में प्रैक्टिस ज्वाइन किया था और मुझे लगा कि साकेत बार जब से बनी है 2010 से, 3 ही ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो बार बार वही प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। चौथा यहाँ आज तक कभी न इलेक्शन लड़ा न लड़ने की ख्वाहिश की। मुझे लगता है कि कुछ वेलफेयर के लिए अगर काम करना है तो मेरी भी एक सोच है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और इलेक्शन लड़ने की जो मेरी मेन वजह यही है कि मुझे भी एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जो मैं एडवोकेट वेलफेयर के लिए काम कर सकूं। तो ये बताइए क्या मंसूबे हैं आपके? मेरे मंसूबे ये हैं कि मैं अपने एडवोकेट फैटर्निटी के लिए कुछ एक डिफरेंट काम करूंगी जो मैंने सोच रखा है। ये जो तीनों कैंडिडेट हैं, मैं नाम न लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगी। 14 साल से यही तीनों पहले सेक्रेटरी रहे, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर सेक्रेटरी रहे, फिर प्रेसिडेंट बने। चौथा किसी को कभी कोई मौका नहीं मिला। मेरे पास भी कुछ ऐसे विज़न है। मैं चाहती हूँ कि अपने एडवोकेट फैटर्निटी के लिए काम करूँ। मुझे बार अगर ऐसा मौका देती है तो मैं अपने वकील भाइयों के लिए ज़रूर कोई एक डिफरेंट काम करके दिखाऊंगी। क्या आप वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं अभी? नहीं, मैं अभी ऐसे विज़न को कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगी। क्या ऐसी ज़रूरतें आप महसूस करते हैं जो यहाँ होनी चाहिए और बाहर में वो सहूलतें नहीं हैं? सर, इस बार में ऐसी कोई सहूलियतें नहीं है। अगर आप कैंटीन का मुद्दा उठाइए तो कैंटीन नॉट ए एडवोकेट वेलफेयर के लिए कैंटीन बनी है। ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ 50% वकील जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 200-250 का लंच होता है रुपए का, फिर भी बेचारों का पेट नहीं भरता है। एक डिफरेंट वकीलों का एक कैंटीन होगा अगर मैं बनती हूँ तो। यहाँ सारे वॉशरूम ऐसे हैं, अगर देखा जाए तो किसी भी वॉशरूम जाने के लायक ही नहीं है, बड़े बुरे कंडीशन में है। ये जितने प्रेसिडेंट बने हमेशा ये वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक 14 साल में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी इस बार की बड़ी एक्टिव मेंबर हूँ। हमेशा एडवोकेट के वेलफेयर की लड़ाई मैंने लड़ी है और जो भी मेरे से बन पड़ा है मैंने वेलफेयर का काम किया है, वकीलों के हित के लिए काम किया है। साकेत बार एसोसिएशन में तकरीबन 5000 इस वक्त वोटर हैं, या मेंबर तो ज़्यादा होंगे लेकिन वोटर 5000 के करीब हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा मसला जो मैं महसूस करता हूँ और लोगों से बात करके मालूम हुआ वो ये है कि लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है एडवोकेट्स के लिए, और ख़ास तौर से जो नए एडवोकेट हैं उनके लिए कोई सीट, कोई चैम्बर, कोई उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है जहाँ वो बैठ सकें, जहाँ अपने क्लाइंट को बुला सकें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, कॉमन हॉल अच्छे होने चाहिए। हर फ्लोर पे कॉमन हॉल बने तो हुए हैं लेकिन उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, एसी नहीं है। अब जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, 80% ग्राउंड फ्लोर पे जो वकील बैठे हैं इनके चैम्बर ऊपर हैं। अगर वो चैम्बरों में नहीं बैठते हैं तो वो चैम्बर किसी और एडवोकेट के नाम अलॉट किया जाए। साकेत बार के 50% चैम्बर रेंटेड हैं जिसमें एडवोकेट भाई बैठते नहीं हैं, न वो किसी और को यूज़ करने देते हैं।
तो मेरी एक अपनी सोच है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं कुछ सीट अरेंजमेंट की बात करूंगी वकील भाइयों के लिए। बाहर से लोग आते हैं, एक प्रॉपर कॉमन रूम होना चाहिए जिसमें बैठे लोग। साकेत बार के सेमिनार हॉल ओनली यहाँ फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, न कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ ऐसे वकील भाई हैं जो अपना बैठ के काम कर सकें। यहाँ कोई फंक्शन हो, लाखों रुपए लोग खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वकीलों के साथ कुछ हो जाता है, हमारी बार उसमें बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी रिसेंट एक ऐसा हुआ, संजय कुमार एडवोकेट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है और हमारे बिल्कुल करीब मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ उसके घर वाले रो रहे थे। हमारे बार का कोई भी एक ऐसा पदाधिकारी नहीं था जो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सांत्वना दे दे कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं हमारे बार में, और जो मैंने महसूस किया है कि बनने से पहले तो वादे बहुत किए जाते हैं, क्योंकि इस 14 साल की बार में मैंने भी बहुत लोगों के साथ दिया, लेकिन बनने के बाद वो उनके अंदर एक क्वालिटी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो ऐसे मुकर जाते हैं, वो तो मुंह पे कह के जाते हैं कि आपने किया ही क्या है। तो यहाँ एक जो वोटों की राजनीति चल रही है, बड़ी गंदी चल रही है सर। और मैं पर्टिकुलर इस माहौल में एक बड़ा फैक्टर चल रहा है कास्ट का। इससे पहले जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने हैं मुस्लिम वोट से सब बनते आए हैं। इस 14 साल में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आज तक इलेक्ट होकर नहीं आया। प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी लेडी मेंबर जो रिजर्व सीट है ओनली फॉर लेडीज़, उसमें भी हमारा नुमाइंदा नहीं है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आज साकेत बार में 5000 का डिक्लेरेशन है, मुझे लगता है कि कम से कम 4000 वोटर होंगे। उस 4000 में मोहम्मदन वोट वो मिनिमम 800 से 1000 के बीच में है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि इसके लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व यहाँ हो। इस बार के अंदर पटियाला हाउस में रह चुका है, करकरडोमा में रह चुका है, लेकिन साकेत बार में आज तक कोई भी एक मोहम्मदन कैंडिडेट इलेक्शन जीत कर नहीं आया। और रही बात प्रेसिडेंट कैंडिडेट की, तो मैं तो वोटरों के बीच में सिर्फ एक फॉर चेंज की बात कर रही हूँ कि इन तीनों के अलावे चौथा कोई बनेगा या नहीं। विज़न तो तब हम लोगों के सामने लेकर आएंगे जब हमें लोग मौका दें और हम करके दिखाएं उस चीज़ को कि नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवोकेट्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम दी है, लेकिन उस स्कीम का क्या एडवोकेट फ़ायदा उठा पाते हैं? आप क्या सोचते हैं? नहीं, फ़ायदा तो उठाते हैं वकील लोग, क्योंकि 5 लाख तक का सीएम वेलफेयर में इलाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और उसकी क्रेडिट सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी को जाती है, जिन्होंने वकीलों के बारे में सोचा। बार काउंसिल की बहुत हद तक मैं एक बात कहूँगी, वहाँ भी वोटों की राजनीति है। अगर बार काउंसिल को लगता है कि इनके थ्रू मेरे को 50 वोट आएंगे, तो वो फिर उन लोगों को पैसे देते हैं। जो नीडी बच्चे हैं उनको वहाँ भी पैसे नहीं मिलते हैं बार काउंसिल वेलफेयर के अंदर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं, कईयों की ऐसी एक्सीडेंट थी, कैसे हालात थे, जो घर से पेरेंट्स ने 5-5, 10-10 लाख रुपए लगाए और बार काउंसिल ने उनको लाख रुपए देकर बड़ा एहसान किया। हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और साकेत बार में भी बार के जो लीडर्स हैं पैसे देने में बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। वो पहले तो ये नहीं बता पाते हैं कि कौन नीडी है कौन नहीं है। वहाँ भी ये है कि अच्छा फलाने ने कहा है, चलो उसको दे दो 25,000। 25,000 रुपये देने में भी ऐसा करते हैं जैसे लगता है पता नहीं अपने घर से दे रहे हैं। तो एक लड़ाई लड़ी जा रही है। साकेत बार में एक और इशू की तरफ लोगों ने तवज्जो दिलाई, और वो है इंटरनेट की सहूलत का ना होना। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? सर, अब तक जितने भी बारें आई हैं हमारे बार के अंदर, जितने भी लीडर्स आए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अभी
लास्ट ईयर यहाँ पे एक ऊपर टावर लगा था एयरटेल का, उस टावर लगने के बावजूद भी वकीलों को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई। तो ऐसा लगा कि क्या कहूँ, बार लीडरों के बारे में अगर ये कहूँ कि ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं या ये हम वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ये कहना भी एक हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, लीडर्स शुरू में वादे बहुत करते हैं और बाद में किसी ने एडवोकेट वेलफेयर की तरफ किसी ने नहीं सोचा। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि वनडे इलेक्शन की एक मुहिम शुरू हुई कि तमाम बार में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छी मुहिम है और हाई कोर्ट की ये जजमेंट की जो एक पहल है, ये हम जैसे वकीलों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता था कि डिफरेंट डेज में जब इलेक्शन होते थे तो बड़े बड़े जितने भी बार काउंसिल के लीडर्स हैं, बार एसोसिएशंस के लीडर्स हैं, इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बारों में आते हैं और इन्वॉल्व होकर ये कहते हैं फलाने को वोट देना, फलाने को नहीं देना। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है वन डे इलेक्शन। उससे क्या है कि एक अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा, जो बार में एक्टिव हैं, जो वकीलों के बारे में सोचते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। और आप क्या संदेश देना चाहती हैं बार एसोसिएशन के मेंबरान को, आपको वोट क्यों दें? मैं बार एसोसिएशन के मेंबरों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि मैंने 1997 में जब बार ने NDBA में, न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन में जब मैं ट्रेजरार बनी थी, उससे पहले कभी भी ऑडिट का एक चलन नहीं था। मैं 97 में जब ट्रेजरार बनी तो मैंने अपनी बार में एक ऑडिट कराई और उस ऑडिट का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे करंट और सेविंग अकाउंट के जो पैसे थे उसको एक FD के तौर पे हमने कराया और वो एक इतना अच्छा काम हुआ हमारे टेन्योर में कि वो पैसे जो फिक्स होते चले गए वो एक स्टेज पे आके वो 1 CR हो गई। उसके बाद बार ने मेरे वर्क को देख के मुझे 2 टाइम्स RO बनाया पटियाला हाउस के अंदर और उस RO शीट में मैंने बहुत अच्छा काम किया। जो काउंटिंग प्रोसेस था, चूँकि बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन होते थे, काउंटिंग 2 डेज़ में होती थी, मैंने अपने टाइम में उस काउंटिंग को सेम डे में कराया एज ए RO शीट में। मैं साकेत बार में 2014 की CRO रही हूँ। मैं पूरी दिल्ली की फर्स्ट लेडी CRO हूँ। जो 21 दिन में मैंने इलेक्शन कंडक्ट कराया था, पूरी दिल्ली की बार जानती है, हमारे साकेत बार के मेंबर्स जानते हैं कि मैंने 21 दिन में जो इलेक्शन कराया था, कम बजट में कराया था, बहुत फेयर इलेक्शन कराया था। तो मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए डिज़र्व करती हूँ। अगर बार एसोसिएशन के मेंबर्स मुझे इस लायक समझें और मुझे अपना कीमती वोट दें तो मैं वो इंशाल्लाह मैं वो काम करके दिखाऊंगी। वो मेरे अंदर एक जज्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।